नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इचिनाव स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। निफ्टी पर सबसे पहले फोकस रहेगा, क्योंकि दो बार आज 17,000 के लेवल को बचाने में निफ्टी कामयाब रहा है। वहां से रीबाउंड देखने को मिला है। क्या ये रीबाउंड सस्टेनेबल है? कल क्या यहां से आगे तेजी जारी रहेगी या गिरावट बढ़ेगी, पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, धीरे धीरे 82 के आसपास पहुंच गया है। कितना और कमजोर हो सकता है ये भी समझेंगे, और कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे आपके लिए। तो शुरुआत बाजार से ही करेंगे। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा आज बाजार भारी गिरावट पर बंद हुए। निफ्टी 311 अंक गिरकर 17,016 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी करीब 950 अंकों की गिरावट के साथ 57,145 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में हमने 900 अंकों से ज्यादा की और मिड कैप इंडेक्स में 950 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी। इंट्राडे में निफ्टी आज दो बार 17,000 के नीचे फिसला, लेकिन बाद में रिकवर होकर 17,000 के अहम लेवल को बचाने में कामयाब रहा। दिन भर और किस तरह का कारोबार हुआ आज बता रहे हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप देखेंगे तो आज थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि आईटी हाई निशान में था, जिसकी वजह से आपने 17,000 को बचा लिया। नहीं तो आज 200 दिन का एवरेज हमने एक बार टेस्ट किया, 16,990 के आसपास का है। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन भी देख पा रहे होंगे, जो कि बेहद ख़राब है। 1800 शेयर ऐसे थे जो अपने प्रीवियस लो से भी नीचे जाके बंद हुए हैं, और फ्राइडे को भी बहुत अच्छी मार्केट की क्लोजिंग नहीं हुई थी। आज जो गैप डाउन हुआ मार्केट ने, उसने पूरा मूड ख़राब किया, और उसके बाद किसी तरह की कोई खास बड़ी अच्छी रिकवरी तो नहीं आई है। सिर्फ 190 शेयर ऐसे थे जो कि आज बढ़कर बंद हुए हैं। अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर गैप डाउन कल भी हो जाता है तो फिर आप 200 दिन के एवरेज के नीचे भी चले जाएंगे। ऑलरेडी आप 50 दिन के एवरेज के नीचे हो आप। अब आते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि आज सेक्टर कौन कौन से चले। आईटी आप ऑलरेडी देख पा रहे हो। फार्मास्यूटिकल्स ने थोड़ा बहुत आप ये कह सकते हैं कि हिम्मत दिखाई है, लेकिन आज तीन ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ग्लोबली एक दूसरे से काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। उसमें मेटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत तेज़ी से टूटे। आज हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू से शेयर्स बहुत तेज़ी से टूटे, और ये डेज लो पे जाके मेटल इंडेक्स बंद हुआ है। दूसरा जो इंडाइसिस था जो खराब बंद हुआ है वो है ऑटोज़ के अंदर का दिन आज बहुत अच्छा नहीं रहा। ऑटोज़ ने भी काफ़ी अच्छा आज नुकसान मार्केट के अंदर दर्ज करवाया, और उसमें टाटा मोटर्स, मारुति, ये कुछ बड़े शेयर्स थे, वेटेज वाले शेयर्स जो कि आज काफ़ी तेज़ी से टूटते हुए दिखे। तीसरा जो मेजर इंडाइसिस आज टूटा है वो टूटा बैंकिंग के अंदर आपने अनवाइंडिंग की पोजीशंस आप बनते हुए देखी है, और बैंक के खासकर सरकारी बैंकों का खेमा जो कि बड़ी हिम्मत से ट्रस्ट जगा रहा था, वो ट्रस्ट पिछले 2 दिन में काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है, और पीएसयूज बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से टूटने वाले इंडाइसिस में से शामिल हो गया। खैर, मैं स्क्रीन पर आ जाता हूँ। आप अगर आप देखेंगे तो आज क्रूड का इंपैक्ट एशियन पेंट्स पे पॉजिटिव पड़ा। आज वो शेयर हरे निशान में जाके बंद हुआ, और ज़्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट इसको बड़े टारगेट्स के लिए भी लेना चाहेंगे। यहाँ पे ये आज शेयर चलता हुआ दिखा। एशियन पेंट्स के अंदर मूवमेंट अच्छा था। डिविस लैब के अंदर अच्छी आज खरीदारी होती हुई दिखी है। आईटी के अंदर एसएल टेक ने थोड़ी बहुत लीडरशिप ली है, हालांकि टीसीएस और इन्फोसिस भी आज मार्केट को संभालने में कामयाब हुए हैं। अब आ जाते हैं गिरने वाले शेयर्स में। टाटा मोटर्स के अंदर तेज गिरावट थी आज। अदानी पोर्ट्स के अंदर आज गिरावट है। अदानी ग्रुप के ज़्यादातर शेयर्स आज टूटे, बकायदा अदानी विल्मर में तो सर्किट लग गया लोअर। हिंडाल्को और मारुति सुजुकी जैसे शेयर्स भी आज टूटे। हालांकि मारुति ने आज अपनी एक बेहतरीन गाड़ी ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया, जो कि स्टार्टिंग प्राइस 10 लाख से, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर संभलानी बकायदा 5% नीचे जाके बंद हुआ है। आ जाते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर इस समय की पोजीशंस क्या बनी है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे बढ़ने वाले शेयर्स में इमामी की क्लोजिंग आज काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है। इमामी डेज हाई पे जाके बंद हुआ। डॉक्टर लाल पैथ लैब और इसके अलावा मेट्रोपॉलिसिस, ये दो ऐसे शेयर्स थे डायग्नोस्टिक के जिनकी क्लोजिंग आज भी हरे निशान में हमको मिली है। कफोर्ज जो मिड कैप आईटी का शेयर है, इसने अच्छी आज क्लोजिंग दी है। इसके अलावा एलटीटीएस के नाम से एक कंपनी है, इसकी क्लोजिंग भी आज ठीक ठाक हमको मिली है। आते हैं गिरावट वाले शेयर्स पे। छोटे मझोले शेयर्स में गिरावट किसने दर्ज की है? आरबीएल बैंक आज डे लो पे जाके बंद हुआ है, 8-8.5% नीचे। इसके अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एयू स्मॉल और टाटा केमिकल जैसे शेयर्स के अंदर भी आज का दिन काफ़ी अच्छा नहीं रहा, इनके भी पिटाई होती दिखे। कुल मिला के आज मार्केट ने 17,000 के लेवल को बचा तो लिया, लेकिन अभी भी दिक्कत बनी हुई है बाजार के अंदर। बिल्कुल दिक्कत तो दिखाई दे ही रही है। जैसे तैसे हमने आज 17,000 का लेवल होल्ड किया, लेकिन ये कब तक हो पाएगा? कौन से वो की लेवल्स हैं जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए? मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी। दोनों का करते हैं स्वागत। किरण, आपसे पूछना चाहूंगा, काफी हमने देखा आज 16,990 के आसपास तक पहुंच के दो बार मार्केट ने रिबाउंड किया। ये तो माना जा सकता है कि वो एक बड़ा सपोर्ट होगा, लेकिन इस समय जो स्थिति दिख रही है, चार्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या ये सपोर्ट लंबे समय तक होल्ड कर पाएगा?
गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी। ओवरऑल हमने जिस तरह के डेटा देखे थे, आज उसका एक फर्दर सेल ऑफ प्रेशर था। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट हमने देखा कि नीचे से एक अच्छी सी रिकवरी हमें देखने को मिली। अगर मैं निफ्टी की बात करूं या बैंक निफ्टी की बात करूं, दोनों में हमने देखा एक मतलब एक पैनिक लो आया। उस लो के बाद मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी आई। सो अब अगर उसी लो का हम कंटिन्यू करते हैं, तो जैसे बैंक निफ्टी की बात करूं मैं, तो 38,500। अब 38,500 एक साइकोलॉजी सपोर्ट भी है। साथ ही साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट वाइज देखोगे, सो 38,500 के ऊपर 84,000 पुट राइटर्स खड़े हुए। सो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। दूसरी तरफ जिस तरह से लास्ट 3 दिन में हमने एक ये फॉल देखा है, जितने भी हमारे मोमेंटम इंडिकेटर है वो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस के वहां से एक बाउंस हमें देखने को मिले। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा पीसीआर रेशियो। तो पीसीआर रेशियो भी आप देखोगे तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। अब मंथली एक्सपायरी के ऊपर इतना पीसीआर रेशियो जनरली हमने देखा नहीं है कि वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में रहे। सो डेफिनेटली कल या परसों में हम एक बाउंस देख सकते हैं। सो हमारा सजेशन बैंक निफ्टी के ऊपर यही रहेगा, 38,500 38,400 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो यू शुड गो लॉन्ग। जो टारगेट रहेगा वो हमारा 39,000 का रहेगा और 38,300 वुड बी द स्टॉप लॉस। सिमिलरली बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में 16,800 16,900 इज द वेरी गुड सपोर्ट। आप डेली चार्ट देखोगे तो वहां पे मल्टीपल गैप सपोर्ट है। साथ ही साथ जो मैंने बैंक निफ्टी के लिए रेशनल बताया आपको कि मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में, पीसीआर रेशियो ओवरसोल्ड जोन में। साथ ही साथ अगर आप कॉल पुट राइटिंग का डेटा देखोगे तो 16,800 के ऊपर 89,000 लॉट अभी भी खड़े हुए हैं। तो 16,800 वुड बी द वेरी गुड सपोर्ट। कोई भी डिप आता है 16,900 के आसपास, वी शुड गो लॉन्ग। आप 16,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे भी आप 17,200 तक की रैली कल या परसों तक में देख सकते हो। तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाजार, और 16,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग जा सकते हैं। इनफैक्ट बाजार में 17,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ये तो टेक्निकल्स की बात हुई, लेकिन शर्मिला, डर किस बात का है अब? क्या जो चर्चा लगातार चल रही है पिछले कुछ समय से कि दुनिया भर के बाजार रिसेशन में आ जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गए हैं, क्या फाइनली वो बाजार में ट्रांसलेट हो रहा है? इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इतनी तेजी से बाजार में गिरावट दिख रही है। See, there are 2-3 things. I think कि जो आप बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन और यूरोप में जिस तरह से यूक्रेन गैस वो सब लेकर जो सिचुएशन है, ये तो काफी लंबे समय से चल रहा है और इट इज एन इंक्रीजिंग कंसर्न फॉर द मार्केट। देयर इज नो डिनाइंग दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने इन सब यूरोप के देशों के लिए चैलेंजिंग रहने वाले हैं। उसके साथ साथ यूएस में भी हमें पता चलेगा कि व्हाट टॉकिंग ऑफ दिस हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, व्हाटएवर रिसेशन, वो किस तरह से पैन आउट होता है, तो वो अगले 2-3 महीने में क्लियर होगा। But having known all these things, Indian markets were sort of resilient, क्योंकि जो डोमेस्टिक पैसा था वो काफी जिस तरह से आ रहा था मार्केट में, बिकॉज FIs have been sort of net sellers. I think अगस्त में थोड़ा रुक गया था, लेकिन अदरवाइज they've been really selling. So the point I'm trying to make is कि yes, ये समय पे हम लोग करेक्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इधर दो चीजें हैं। एक तो जिस तरह से आई थिंक कंसर्न्स हैव कॉट अप अ लिटिल बिट, और जिस तरह से रुपी पर भी रिएक्शन रहा उसका भी एक असर है। उसके साथ साथ वी आर इन एक्सपायरी वीक, एंड आई थिंक थर्ड थिंग इज दैट दिस आई विल से ओवरऑल फॉर द इंडियन मार्केट्स दैट समवेयर द पेस एट व्हिच मार्केट्स रिएक्ट टू एनीथिंग वो काफी अब बदल गया है। तो पीपल ये नहीं अब सोचते कि हाँ थोड़ा देर रुकते हैं, क्या रुख है मार्केट का। दे आर विलिंग टू सॉर्ट ऑफ इफ इट इज डाउन, दे आर विलिंग टू पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली, और traders are active, so you take the market little bit more down than it should go. और ऊपर में भी हम वही देखते हैं कि जब बाइंग चालू होती है तो a lot of people then jump onto a whole host of mid cap stocks, और हम सब में बाइंग देखते हैं। तो जो मूव्स है ना वो काफी स्विफ्ट और सडन हो रहे हैं। But I think yes, underlying concern है, and market seems to have sort of become aware of that. तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। करेक्ट, यहाँ पर लोग भी काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स भी, जैसा कि शर्मिला बता रही हैं, और जो कंडीशंस बन रही हैं वो थोड़ी सी चिंताजनक तो हैं ही, लेकिन आपको टेक्निकल्स के हिसाब से, जैसा किरण ने बताया, कि आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। यहाँ से 16,800 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको रखना चाहिए। उसके ऊपर आपको 17,200 तक के लेवल शायद अगले कुछ सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ शर्मिला ने कही वो थी रुपए में हमने जो कमजोरी देखी। आज भी हमने देखा कि कमजोरी का दौर जारी था। रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले आज 81.65 के नए निचले स्तरों तक पहुंच गया। क्या वजह दिख रही है इसके पीछे, गिरावट के पीछे? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं, वो बता रहे हैं पूरी डिटेल। बताइए विश्वमोहन। देखिए, अगर डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करें तो इस साल 2022 में ही 9% तक की गिरावट आ चुकी है, और पिछले एक साल में करीब 10% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉलर की सेफ हेवन बाइंग आ रही है। फेड का रुख काफ़ी सख्त है।
अब 3 बार लगातार 0.75% ब्याज दरें बढ़ाने के बाद अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नवंबर की जो बैठक होगी उसमें भी 3/4% ब्याज दरों में फेड बढ़ोतरी कर सकता है। अब आरबीआई के पास दबाव ये बढ़ गया है क्योंकि उन्होंने 140 बेसिस पॉइंट्स ही इस साल अब तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जबकि फेड की बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा है, 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी वो कर चुके हैं। ऐसे में अब कितनी उनको, एक तो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व की दिक्कत है, 2 साल के निचले स्तर पर है, दूसरी ओर उनको ग्रोथ को भी बरकरार रखना है, तो एक बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये तमाम ऐसे मुश्किलें होंगी जब फ्राइडे को एमपीसी की बैठक की जो फाइनल डिसीजंस जब आएंगे तो उनके लिए दिक्कतें होंगी। उसके बाद ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद रुपए को लग रही है, उससे पहले रुपए में राहत की संभावना नहीं है। हालांकि जो डॉलर के मुकाबले जो करेंसी में जो गिरावट है सिर्फ रुपए तक सीमित नहीं है, दुनिया भर की करेंसी इससे कहीं ज़्यादा टूटी है। चाहे वो ब्रिटिश पाउंड की बात करें या जापानीज येन की बात करें तो पिछले 2022 में 20% तक टूट चुके हैं। यूरो की बात करें तो वहाँ भी 15% तक की गिरावट आ चुकी है। तो वही गिरावट यहाँ पर भी पास ऑन हो रहा है। लेकिन अब आरबीआई की जो फैसले आ जाएंगे फ्राइडे को, उसके बाद हो सकता है रुपए को कुछ राहत मिले। जी बिल्कुल, लेकिन आरबीआई के भी हाथ बंधे हुए हैं। शर्मिला, यहाँ पर आपको क्या लगता है कितना और गिरावट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं रुपये में? और दूसरा, जो इम्पैक्ट हमने देखा कि आज गिरते बाजार में सिर्फ आईटी ही सपोर्ट कर रहा था बाजार को, एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, आईटी, फार्मा, वही शायद सपोर्ट कर पाएंगे इस सिचुएशन में। तो कैसे मुझे अप्रोच करना चाहिए, आईटी है या फार्मा है, इन स्पेसेस को? See, first of all, where the rupees concerned, ये कहना बड़ा मुश्किल है because कि क्या फैक्टर्स है उनका, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दिस इज जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे सेफ हेवन बाइंग, तो अगर उस तरह की सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो ऑल करेंसीज आर सफरिंग, तो हम उसमें से बच नहीं सकते। एंड देन कमिंग टू आईटी एंड फार्मा, आई थिंक प्रिसाइसली जो भी कोई एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स है वही आज के समय में डिफेंसिव सेक्टर्स होंगे। आईटी के लिए सिर्फ कंसर्न इतना है कि वी हैव सीन दैट यूएस में जो रिसेशन को लेकर कंसर्न्स है, और देयर आर इंडियन कंपनीज जिनका काफी बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा यूएस से आता है, काफी ऐसी कंपनीज है जिनका बड़ा हिस्सा यूरोप से आता है, और इन देशों में कंसर्न चल रहा है। तो उस वजह से थोड़ा अनसर्टेनिटी कहिए या एक इम्पैक्ट बना रह सकता है फॉर अनदर कपल ऑफ क्वार्टर्स, लेकिन प्राइसेस काफी करेक्ट हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप डेफिनेटली आईटी को देख सकते हैं, बट यू नीड टू बी कॉशियस, क्योंकि मुझे लगता है कि इन एनी केस आई थिंक आपको स्टैगर्ड बाइंग करनी है, और आईटी में आपको और भी थोड़ा कॉशियस रहना है, बिकॉज वी रियली डोंट नो। और अगर आप देखेंगे 2 दिन पहले शायद एक्सेंचर के भी नंबर्स आए थे, उन्होंने भी गाइडेंस थोड़ा घटा दिया। So it sort of is pointing towards the fact कि globally ये concern है IT के लिए. So we should be little bit we need to take cognizance of that, और थोड़ा आपको you should be careful when you're buying into IT, और आप कौन से स्टॉक में ले रहे हैं, क्या प्राइस में ले रहे हैं, ये आपको तय करना चाहिए। Pharma is little bit more confident on, but even over there I think किस तरह का मिक्स है, whether it's more generics, formulations, API, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए खरीद करनी चाहिए। बट यस, these two are defensive sectors along with FMCG, और मुझे लगता है कि मार्केट्स में इस तरह के करेक्शंस आते हैं तो इन्हीं 3-4 सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दें। पर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन कॉशियस होना होगा, स्टैगर्ड बाइंग करनी होगी, ये ज़रूरी है। फार्मा कर भी रख सकते हैं फोकस में, क्योंकि रुपए का जो मूवमेंट है उससे इन लोगों को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन कौन से स्टॉक लेने आईटी में, ये मैं पूछूंगा अपने किरण से थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि आरईसी की ओनरशिप पावर ग्रिड के हाथों में देने से के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर दिया है। पावर मिनिस्टर आरके सिंह ने ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव ये जानकारी दी है। उन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा करने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है। मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस समय दिल्ली से। प्रकाश, पहले खबर आई थी कि यहाँ पर सरकार हिस्सा बेचना चाह रही है, अब आप ही सबसे पहले वो खबर लेकर आए थे, और अब हम देख रहे हैं कि सरकार अपना रुख बदल रही है। क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, हमने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये जानकारी दी कि सरकार के पास एक प्रस्ताव है जिस पर चर्चा हो रही है कि पीएफसी का आरईसी में जो स्टेक है उसको पावर ग्रिड खरीद ले। इसके बाद इस मसले पर चर्चा हुई। उसके बाद ऊर्जा मंत्री ने इसको कंफर्म भी किया कि वो इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इस पर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन अब जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि अब इस प्रस्ताव को मानने से इनकार
कर दिया गया है। अब जो योजना थी उसमें बदलाव किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने एक्सक्लूसिव हमसे बातचीत में ये कहा है कि इस प्रस्ताव पर सरकार के अंदर काफ़ी गहनता से विचार विमर्श किया गया, इसके हर पहलू को देखा गया, हर फोरम पर इस मसले पर चर्चा की गई और सब कुछ देखने के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि जो पीएफसी का स्टेक है आरईसी में, उसको पावर ग्रिड को नहीं दिया जाएगा, स्टेटस को की स्थिति बनी रहेगी। मतलब आरईसी अभी भी पीएफसी की स्थिति बनी रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि ऊर्जा मंत्रालय जो है इस प्रस्ताव पर विचार इसलिए कर रही थी क्योंकि उसका अपना असेसमेंट ये कहता है कि आरईसी को पीएफसी ने जब एक्वायर किया 2019 के बाद जो लैंडिंग कैपेसिटी थी दोनों ही कंपनी की वो प्रभावित हुई और भारत के पावर सेक्टर में लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आने हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था कि क्या दोनों ही कंपनियों को अलग कर दिया जाए और आरईसी में जो मेजॉरिटी स्टेक है वो पावर ग्रिड खरीद ले ताकि जो लैंडिंग कैपेसिटी है पावर सेक्टर में वो बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन अब ये विचार विमर्श करने के बाद और कई ऐसे पहलू हैं जिसको चर्चा करने के बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रकाश इस पूरे अपडेट देने के लिए। शर्मिला, ये खबर पहले आई तो स्टॉक गिरा, उसके बाद सरकार की तरफ से खंडन आया, आज एक रिकवरी हमने देखी, अब कंफर्मेशन आ गया है पूरी तरह से पावर ग्रिड को लेकर। क्या कॉल दे रही हैं अब आप पावर ग्रिड पर फिलहाल? कॉल ऑन एनी ऑफ दीस कंपनीज वेदर इट इज आरईसी, पावर ग्रिड, एटी, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर ट्रेडिंग इन द रेंज और अगर आप एक डिविडेंड यील्ड वगैरह के हिसाब से ले रहे स्टॉक्स तो ठीक है, नहीं तो आई रियली वुडंट रेकमेंड दीस स्टॉक्स फॉर बाइंग। ठीक है, चलिए अपना फोकस वहां पर करते हैं एक बार फिर जहां पर चर्चा हो रही थी कि गिरते रुपए का फायदा मिलेगा। किरण, आपसे मैं जानना चाह रहा था, आज जो हमने देखा स्टॉक्स जो चले उसमें आईटी सबसे ऊपर था। अब अगर इस आईटी में जो बढ़त दिख रही है उसका फायदा उठाना हो तो 4 स्टॉक मैं बताऊं जो निफ्टी में हमें गेनर्स में दिख रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, इन चारों में हमने तेजी देखी। एचसीएल टेक में सबसे ज्यादा, किसको पिक करेंगे आप? तो सर अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीक में जब हमने मंडे का शो किया था तब से ही हम एक कॉन्ट्रा वेट के लिए आईटी सिलेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह से प्राइस करेक्शन हो गया तो आईटी हमें अच्छा लग रहा है, ये एक अपडेट था। दूसरा इन्फोसिस एंड विप्रो, आपने जो 4 स्टॉक का नाम लिया उसमें से विप्रो एंड इन्फोसिस ये दोनों हमें अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अपने सपोर्ट के पास मल्टीपल पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें बना के दिखा रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें काफी अच्छा है। सो इन्फोसिस एंड विप्रो वी प्रीफर टू गो लॉन्ग। ओके, इन्फोसिस और विप्रो ये 2 स्टॉक हैं जिन पर आप लॉन्ग चल सकते हैं। आईटी में जो बढ़त हमने देखी है आज के सेशन में गिरते रुपए के कारण, उसका फायदा इन 2 स्टॉक्स में आपको मिल सकता है। लेकिन जो चर्चा अभी चल भी रही थी कि सिर्फ भारतीय रुपए नहीं गिर रहा है, दुनिया भर की और भी करेंसीज गिर रही हैं। जो डॉलर इंडेक्स है वो 114 की लेवल पर पहुंच गया है। पाउंड में भी हमने देखा है कि भारी कमजोरी देखने को मिली है, उससे कई भारतीय कंपनियों पर भी असर हो रहा है। मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ रहे हैं मेरे साथ डिटेल्स बताने के लिए। बताइए शरद। बिल्कुल, तो एक बार एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि जो पाउंड की जो आप अगर रुपी के साथ देखें तो 6% से ज़्यादा जो है पाउंड डिप्रिशिएट किया है पिछले 2 सेशन में। और देखा जाए तो अब जो पाउंड है, पहले जो दाम 105 रुपया होता था अगर आप 1 पाउंड खरीदते थे, अब वो है 85 रुपीज़ हो गया है। तब ये जो है लोएस्ट लेवल्स आप कह सकते हैं पाउंड के हो या भारत के हाईएस्ट परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं 2019 के अगस्त के लेवल्स को लेके। हालांकि ऑफ कोर्स डॉलर में जो है आपको ज़रूर थोड़े इश्यूज देखने मिल रहे हैं, उसके कारण ग्लोबल करेंसीज में इम्पैक्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंपनीज़ हैं जहाँ से उनको एक्सपोर्ट्स करते हैं, जहाँ पे उनको रेवेन्यू आती हैं, तो उन पे जो है एक इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनके रेवेन्यूज़ पे जो है एक टाइप से एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। उसमें से स्टॉक्स में स्पेशली आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और टाटा ग्रुप स्टॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स के जो है बड़े लिस्ट स्टॉक्स आ रहे हैं। मास्टेक देख लीजिए 68% टोटल रेवेन्यूज़ आ रहा है। इसके अलावा फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस भी है। टाटा कंपनीज के बारे में बात करें जहाँ पे JLR भी आता है, पाउंड में बिलिंग होती है, वहाँ पे आपके TCS है, टाटा मोटर्स है और मिड कैप स्पेस में भी कुछ नाम्स हैं जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड्स हुए, माइंड ट्री हुआ, इक्लर्क सर्विसेज हुआ और इवन हिंडाल्को हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 6 से लेकर 27% तक टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। तो ये तो आपके दिग्गज कंपनी हुए जिनके एक्सपोर्ट्स जो है यूके साइड से जो है एक्सपोजर देखने मिल रहा है। लेकिन कुछ कंपनीज है जिनके रेवेन्यूज़ के आंकड़े देखें तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और ये आंकड़े जो है 12 महीने के जो ट्रेलिंग बेसिस पे है, 12 मंथ ट्रेलिंग बेसिस पे ब्लूमबर्ग से लिए गए हैं, जहाँ पे टाटा मोटर्स का जो है
हज़ार से ज़्यादा का आंकड़ा है, रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ में भी 7,305 करोड़ का जो है आय देखने मिल रहा है। और अगर आप मिड कैप स्पेस में बात करें तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन लीजिए, मास्टेक लीजिए और टाटा कम्युनिकेशन, माइंडट्री, ये सारे आईटी स्पेस, यहाँ पे भी 900 से 1500 करोड़ का जो है रेवेन्यू आ रहा है। तो ऑफ कोर्स थोड़ी सी इम्पोर्टेंस ज़रूर है और अभी ये डेवलपिंग स्टोरी है, तो इस पे क्या इम्पैक्ट आता है, किस तरह जो है एग्रीमेंट्स आगे चल के आती है। ऑफ कोर्स यूके और इंडिया की एफटीए भी आ रही है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, दिवाली में जो है एक्सपेक्टेड है, तो इस पे बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल शर्मिला, टाटा मोटर्स के बारे में आज सुबह से जो खबरें चल रही थी उसमें एक वजह ये भी बताई जा रही थी कि जो इतनी गिरावट हमने देखी 4 से 5% की, वो ये भी वजह है क्योंकि पाउंड में वहाँ पर बिलिंग होती है और उसमें वहाँ हम देख रहे हैं कमजोरी। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा फैक्टर है? और आज तो सारे ही ऑटोज गिर रहे थे, टाटा मोटर्स, मारुति, क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल, एंड आई थिंक एक 2-3 वजह है। मुझे लगता है कि एक तो जिस तरह की आज की खबरें चली कि इनका बिलिंग पाउंड्स में होता है, तो उसका एक डेफिनेट इम्पैक्ट दिख गया। उसके साथ साथ आई थिंक वेदर इट इज टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, काफी स्टॉक्स रैली भी हुए थे। और जब मार्केट्स करेक्ट होते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि पहले वहां सेलिंग आती है जहां पर आपके पैसे बनते हैं। So I think it is a straight direct sort of correlation, and in that sense Tata Motors has sort of underperformed in the in recently, अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 महीनों से, so it has really been Mahindra and Mahindra, TVS Motors, इस तरह के stocks ज्यादा चले हैं। So I think it is only fair कि यहाँ पर थोड़ी बहुत profit booking आए। लेकिन मेरे हिसाब से आपको नजर इस चीज पर रखनी है कि आगे चलकर किस तरह की कमेंट्री, जैसे टाटा मोटर्स ने आज पॉजिटिव कमेंट्री दी सीवी सेल्स को लेकर, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि सीवी सेल्स टेंड टू बी अ लिटिल स्टिकी। जब इम्प्रूव होने लगते हैं तो थोड़ा लंबे समय वो ट्रेंड पॉजिटिव रहता है। सो आई वुड बी पॉजिटिव ऑन टाटा मोटर्स, और मुझे लगता है कि अगर गिरावट आती है तो दिस इज डेफिनेटली वन स्टॉक दैट कैन बी बॉट। 400 के नीचे तो स्टॉक आ ही चुका है, 6% गिरावट हमने आज देखी है। गिरावट पर खरीदारी की सलाह, टाटा मोटर्स में अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए इस गिरावट में आपको। चलिए, और कौन से स्टॉक्स पे अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए आपको? कल जब ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा तो कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, जानते हैं हमारे मेहमानों से। वक्त है वीआईपी शेयर्स का। तो किरण, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। आज हमने देखा कि गिरावट के साथ हम बंद हुए हैं, फिलहाल यूएस फ्यूचर्स भी नेगेटिव दिख रहे हैं। कल अगर गिरावट के साथ शुरुआत हुई, कहां पर बेट करना चाहेंगे आप? सो ओवरऑल हमारे 2 कॉल रहेंगे, दोनों बाई साइड पर रहेंगे। और जनरली हमने देखा है कि इस तरह का जब फ्यूचर सेलिंग आता है मार्केट में, तो जो हैवीवेट सेट जो स्टॉक होते हैं वो मार्केट को जनरली सपोर्ट करते हैं। डिफेंसिव स्टॉक है जैसे एशियन पेंट। सो एशियन पेंट में अगर मैं टेक्निकली बात करूं, सो एक शार्प रन आने के बाद हमने देखा है कि स्टॉक करीबन एक रेंज के अंदर घूम रहा है, जहां ऊपर में 3500 और नीचे में अगर हम देखें तो 30 to 70, ये जोन के अंदर स्टॉक काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। आज के इस मार्केट में भी हमने देखा कि स्टॉक पॉजिटिव नोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। सो थोड़ा लंबा नजरिया रख के हमने एक पोजिशनल कॉल दिया है इसमें। 3440 के आसपास हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 3585 का हमारा टारगेट रहेगा। 3354 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा एशियन पेंट में। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो एफएमसीजी में से ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की भी अगर हम बात करें, डेली चार्ट के ऊपर ब्रॉन्डिंग एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। और अगर हम उसके मोमेंटम इंडिकेटर की बात करें तो वो भी एक पॉजिटिव टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो 3790 के आसपास की क्लोजिंग है, हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 3929 का हमारा टारगेट रहेगा और 3700 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। दोनों कॉल हमारे एटलीस्ट 15 दिन से 20 दिन के लिए वैलिडेट रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर दोनों ही एक तरह से डिफेंसिव ही माने जाएं, एफएमसीजी और एशियन ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स, ये 2 ऐसे बड़े स्टॉक्स जिन पर आप खरीदारी की राय लेकर चल सकते हैं। गिरते बाजार में भी हमने देखा कि इन स्टॉक्स ने सपोर्ट किया बाजार को। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई आइडिया? यस, आई एम गोइंग विद द डिफेंसिव। थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आईटी, फार्मा, इन सेक्टर्स की तरफ देखना चाहिए। सो आई एम गोइंग विद द फार्मा स्टॉक, इप्का लैबोरेटरीज। इनके फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे थोड़े म्यूटेड रहे, लेकिन अगर आप देखें तो स्टॉक में एक तो करेक्शन हुआ है। दूसरी चीज, उनका जो देयर होल पोर्टफोलियो इज वेरी इंटरेस्टिंग। 350 फॉर्मुलेशंस है, काफी एपीआईज है, और सबसे बड़ी बात काफी बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा, ऑलमोस्ट 50% एक्सपोर्ट से आता है। तो आई थिंक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर रुपी वीकन इतना वीक हो रहा है, तब मुझे लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स की तरफ, एक्सपोर्ट फेसिंग सेक्टर्स की तरफ जरूर देखना चाहिए। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि व्हेन मार्केट्स आर करेक्टिंग, हमेशा डिफेंसिव्स को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, एंड फार्मा इज अ डिफेंसिव। सो इप्का लैबोरेटरीज विद अ लॉन्गर टर्म टारगेट ऑफ 90।
बिल्कुल, तो डिफेंसिव के साथ ही यहाँ पर शर्मिला भी जाना चाहेंगे। इप्का लैब्स पे नजर है उनकी 980 तक के टारगेट नजरिया, लेकिन लंबी अवधि का रखिए तो यहाँ पर भी बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। आज ही हमने देखा है स्टॉक करीब 2% ऊपर जाकर बंद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण और शर्मिला समय निकालकर आज हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।